जिस तरह से छावा सबके दिलों में छा गई है, उसी तरह से यूपीएससी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है जिस पर बेस्ड मूवी है। स्टूडेंट, आपके दिमाग में थीम छा जानी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज यूपीएससी के प्री 2025 में आपके कुछ नंबर का नुकसान हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट को समझेंगे तो समझ पाएंगे ये थीम क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और मैंने एक प्लेलिस्ट है, हमारी प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल प्लेलिस्ट है, जहां पर यूपीएससी की इस प्री के जो गेम है, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल गेम है, इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को भी प्रेडिक्टेबिलिटी में कन्वर्ट करता हूं मैं बाय रैशनैलिटी। व्हाट इज रैशनैलिटी? रैशनैलिटी का मतलब है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ के, लिंकेज ड्रॉ करके, समझ के कैसे यूपीएससी सवाल पूछता है, उसके पर्सपेक्टिव को ड्रॉ करने के बाद, एरियाज को ड्रॉ करने के बाद ये समझना कि इस बार कहां से सवाल पूछेगा, ये सीरीज उसके बारे में। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। और ये चीज मैं आपको रैशनैलिटी समझाता हूं। वैसे मराठा अंपायर आप पढ़ के नहीं जाओगे, क्योंकि अगर आप देखोगे सीएससी के प्रीलिम्स में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में 1998 में सवाल पूछा करता था मराठा से, और आपको सपना तो आ नहीं जाना चाहिए कि 2025 में सवाल पूछ लेगा। कुछ लोग कहते हैं ना सपना नहीं आ जाना चाहिए। सर सपना तो नहीं आ सकता, जाहिर सी बात है, लेकिन सपना ना आए तो रियलिटी में जागिए और रैशनैलिटी को पकड़िए, यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट को समझिए। अगर आप देखेंगे इसमें, इसी प्लेलिस्ट में एक मैंने वीडियो बनाई थी, छावा इंपॉर्टेंट थीम फॉर यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन, और मैंने यहां पर बताया था सीडीएस के सवाल दिखाए, आपको सीएपीएफ के क्वेश्चन दिखाए, इवन जियो साइंटिस्ट 2025 का लेटेस्ट सवाल दिखाया जो कि मराठा के ऊपर था। 23 का सीडीएस हो, 24 का सीडीएस हो, 24 का सीएपीएफ हो, जियो साइंटिस्ट 2025 एग्जामिनेशन का हो। जियो साइंटिस्ट का लिंकेज है प्री एग्जामिनेशन से, इसकी वीडियो बना रखी है। सीडीएस का लिंकेज है प्री एग्जामिनेशन से। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ये लिंकेज है, तभी मैं आपको बता रहा हूं कि मराठा अंपायर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सपना नहीं आना चाहिए, पर आपको समझना पड़ेगा, रैशनैलिटी होगी तो रियलिटी में, सपना नहीं रियलिटी में रैशनैलिटी समझेंगे, तब आप ये समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन दिखाए और लिंकेज ड्रॉ किया और बताया था कि मराठा अंपायर इंपॉर्टेंट होगा। और आप सबने कहा था कि सर अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो मराठा के ऊपर एक वन शॉट बना दीजिए। हियर आई एम मेकिंग वन शॉट ऑफ मराठा अंपायर। जितना भी मराठा अंपायर से इंपॉर्टेंट है, इसमें यूपीएससी प्री के पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ कवर होगा। और इस बार आपके अगर यूपीएससी प्री में मराठा से सवाल आएगा तो आपका सवाल सही होगा और आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगी। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एज लेनी पड़ेगी, नहीं तो 5-10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, सब फाउंडेशन करते हैं, सब पढ़ते हैं, सब कुछ, फिर आप एक्स्ट्रा अलग क्या कर रहे हैं? क्यों आपको यूपीएससी सिलेक्ट करेगा? आप वो करिए जो वाकई में करना चाहिए। जैसे यूपीएससी के थीम्स को समझ के, एग्जामिनर को समझिए, एनिमी को समझिए और एनिमी के पर्सपेक्टिव से तैयारी कीजिए। बढ़िया तैयारी होगी और एग्जामिनेशन में जीत भी जरूर मिलेगी। आइए मराठा साम्राज्य को कवर करते हैं वन शॉट में। ये कुछ बना के लाए हैं, बहुत चीजें, यानी यहां पर बहुत से फैक्ट भी होंगे, जाहिर सी बात है, हिस्ट्री है तो थोड़े फैक्ट्स भी होंगे और स्टोरी भी होगी। स्टोरी एंड फैक्ट्स का मिक्सचर बताता हूं ताकि आपको फैक्ट्स भी जरूरी हैं, स्टोरी भी जरूरी है चीजों को समझने के लिए। तो थोड़े से नेम्स होंगे, आपको याद करना पड़ेगा। और पहले से डिस्क्लेमर दे देता हूं, अगर कभी थोड़ा सा कुछ गलत प्रोनाउंशिएट हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, अगर मैंने कभी छत्रपति लगाना भूल गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अभी से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे कई बार नेम्स लेने पड़ेंगे, तो मैं किसी भी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजियस किसी भी इंसान को हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। मैं ये बना रहा हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा साम्राज्य क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कैसा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, गलती से हर्ट हो जाए तो आई एम सॉरी इन एडवांस। आइए मैं समझाता हूं मराठास कौन है। देखिए मराठास एज अ कास्ट दे हैव क्लेम्ड दैट देयर डिसेंडेंट इज फ्रॉम द सिसोदिया राजपूत। तो ये कहते हैं कि हमारा जो डिसेंडेंट है वो सिसोदिया राजपूत से है। एंड मॉडर्न स्कॉलर बोलते हैं कि नहीं, इनका कुनबी ओरिजिन से है। तो ये डिबेट चलती रहेगी कहां से है। साथ में ये बड़े डोमिनेंट हो जाते हैं लेटर पीरियड में। सो दे इमर्ज एज अ फॉर्मिडेबल पावर इन द लेटर पीरियड, और इस तरह से इनका पूरा साम्राज्य बड़ा हो जाता है। देखिए एक्सपेंशन ऑफ द मराठा एम्पायर इन द 1758, किस तरह से इन्होंने अपनी टेरिटरीज को बढ़ाया, एक्सपेंड किया है और एक मेजर पावर बन गए थे। एक समय पर लग रहा था कि इंडिया को रूल जो है मराठास करेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है फिर वो मराठास को एंग्लो मराठा वॉर से ब्रेक करती है, तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है। तो मराठा एक बड़े डोमिनेंट पावर थे मॉडर्न इंडिया में, जहां पर आप समझेंगे कि अगर इनको नहीं हराया जाता तो शायद मराठास ही एक समय पर पूरे डोमिनेंट होकर पूरे देश में राज भी करते। मराठास कहां से आए? देखिए जब जिस टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं उस टेरिटरी में बहमनी किंगडम, डेक्कन एरिया में देखें तो बहमनी किंगडम होता था वहां पर। उसके बाद बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा, अहमदनगर, ये सब होते थे। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग फ्यूडल लॉर्ड्स थे। सो डिफरेंट फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। मानिए अगर ये जमीन है, ये एरिया है, तो इस एरिया में कई फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। इनको हम बोलते थे सरदार। डिफरेंट सरदार हुआ करते थे। सरदार लाइक भोसले, जाधव माने, निम्बारकर सिरके, मोर महादेव एंड जाधव मोहिते,
नाम में कभी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाए, आई एम सॉरी। लेकिन ये सरदार थे, ये सरदार लोग जो होते थे, इनको क्या मिलती थी, ये क्या करते थे, मुगल से फाइट करने में मदद करते थे। और इनको क्या मिलता था, इनको जागीर मिलता था। तो डिफरेंट डिफरेंट जागीर मतलब लैंड मिलता था, वहां पर ये लोग अपनी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मिलिट्री को लगाते थे और मुगल अंपायर से फाइट करने में मदद भी करते थे। ये सरदार जो है ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, दे वर वेरी एनिमी ऑफ ईच अदर, बहुत बहुत दुश्मन थे। और उसके बाद जो है इन सभी सरदार में एक डोमिनेंट सरदार जो हुए जिनका नाम था भोसले, जिनका नाम था भोसले। तो ऑल वर सोन एनिमीज ऑफ द डिफरेंट एनिमीज ऑफ द ईच अदर। जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मॉम थी was from the syndicate and was married to छत्रपति शाहजी भोसले। तो शाहजी डैड एंड जीजाबाई मॉम और उनके सन का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। यस, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। एंड दे वर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ द बहमनी सल्तनत एंड द डेक्कनी सल्तनत। अगर आप देखें कैसे राइज ऑफ भोसले हुआ है, तो मलोजी एंड विठोदीज ऑफ द भोसले दे सब अंडर द निजाम शाह ऑफ द अहमदनगर एंड हेल्प देम अगेंस्ट द मुगल्स। और इन टर्न इनको क्या मिला था, जागीर ऑफ पुणे मिला था। तो पुणे की जागीर मिले, पुणे में कौन थे, भोसले थे। लेटर जो छत्रपति शाहजी थे जो 1599 से 1664 तक रहते हैं, ही केम टू पावर एंड मैरिड द जीजाबाई। और उनके बाद उनके सन जो पैदा होते हैं उनका नाम होता है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी राजे वाज बोर्न इन 1630 एट शिवनेर। आई होप ये गेटिंग माय पॉइंट। ये थोड़ा सा ओरिजिन मैंने समझा दिया और थोड़े से मैं आपको हिस्ट्री में ये डेट्स बताऊंगा। ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैटल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बताना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं, माफ कीजिएगा। यूनिफिकेशन ऑफ द मराठास, किस तरह से यूनिफाई किया गया मराठा को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए और थोड़ी सी स्टोरी समझिए। पहले मराठास को डिफरेंट डिफरेंट लोग इंप्लॉय करते थे किसी और से लड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं हूं, लेट्स से मैंने मराठास को इंप्लॉय कर लिया और मुझे किसी और से लड़ाई करनी है, यानी मेरे दोस्त हैं कुछ, उन दोस्तों को मैंने बुला लिया कि आप मेरे साइड आ जाओ और मैं इनसे लड़ाई करूंगा। मेरे दोस्त आते थे, मेरे साथ मिलते थे और लड़ाई करते थे, अपनी जान की बाजी लगाते थे और लड़ाई करते थे मेरे लिए और मैं जीता था। आई होप गेट माय, और मैं उनको सैलरी पे करता था। इस तरह से काम चल रहा था। तो मराठास को रिक्रूट पहले किया जाता था बिकॉज दे वर पावरफुल, दे हैव द ग्रेट मिलिट्री स्किल और उनको लड़ना आता था, बहुत अच्छे से लड़ना आता था। तो इनको रिक्रूट सब लोग करना चाहते थे। तो फर्स्ट रूलर टू रिक्रूट द मराठास वाज इब्राहिम आदिल शाह ऑफ द बीजापुर एंड द मुगल रूलर आल्सो एम्प्लॉयज जहांगीर। फर्स्ट मुगल रूलर जहांगीर एम्प्लॉयड मराठास इन द मिलिट्री सर्विस। और ये एम्प्लॉय करके क्या करते थे, फाइट करवाते थे। जो भी इनको कब्जा करना होता था मराठास की मिलिट्री माइट को भेजते थे और वो मराठास उनको हरा के आते थे और इनके लिए जागीर या इनके लिए लैंड जो है या इनके लिए किंगडम लेके आते थे, लोगों को हरा हरा के। इस तरह से काम हो रहा था। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं और उन्होंने बहुत प्यारी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि हम अपनी जान की बाजी लगाते हैं, हम सब कुछ करते हैं दूसरों के लिए लड़ने के लिए, हम खुद का क्यों नहीं स्वराज बनाते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इतने ग्रेट क्यों हैं, ये इतने पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक थॉट है। वो थॉट क्या था कि हम अपना खुद का स्वराज क्यों नहीं बना रहे। लेट्स मेक आवर स्वराज। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जो हार गए हैं बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो न देखे सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों के खातिर कुछ करना है। आज हमें अजर अमर कर देना है स्वराज हमें, जिसको कहते कहते छत्रपति श्यामाजी महाराज इस दुनिया से चले गए थे। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, जिसके ऊपर ये छावा मूवी बेस्ड है। ये स्वराज टर्म, ये स्वराज कहां से आया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने लेकर आया और इनकी डेथ हो जाती है। ये मैं शॉर्ट में स्टोरी समझा रहा हूं, इसके बाद हम इलोंगेट करके पूरी स्टोरी समझेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं, उन्होंने स्वराज का पूरा परचम लहराया, चीजें समझाई लोगों को कि भाई अपने लिए लड़ाई करते हैं, अपना खुद का स्वराज क्यों नहीं बनाते। और इसी फिलॉसफी को कैरी डाउन किया छत्रपति संभाजी महाराज ने। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज लड़ते लड़ते औरंगजेब से लड़ते लड़ते औरंगजेब ने उनको कैप्चर किया और उनको मार दिया अंत में। और साथ में जो उनके बेटे थे जिनका नाम था छत्रपति शाहूजी महाराज, उनको प्रिजनर बना लिया औरंगजेब ने। जब उनको प्रिजनर बना लिया तो उसके बाद कौन संभाल रहा था इस टेरिटरी को, मराठा साम्राज्य को कौन संभाल रहा था? राजा राम वॉज गिविंग द रेजिस्टेंस टू मुगल्स। मुगल अभी भी लड़ाई कर रहे थे क्योंकि जो पीपल के अंदर थॉट था स्वराज का, आप इंसान को तो बंदी बना सकते हो, थॉट को कैसे बंदी बना सकते हो। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो राजा राम जो है रेजिस्टेंस दे रहे थे मुगल को। साथ में जब राजा राम की डेथ होती है तो उनकी जो वाइफ ताराबाई और उनके जो बेटे का नाम होता है शिवाजी टू, वो क्या करते हैं, वो एक तरह से एक नया सेंटर भी बनाते हैं कोल्हापुर में। तो पहले सेंटर, एक कोल्हापुर सेंटर हो गया, एक सतारा सेंटर था। तो पहले सतारा सेंटर था, फिर एक सेंटर इन्होंने और बना लिया जिसका नाम था कोल्हापुर सेंटर। तो सतारा सेंटर के जो ओनर थे, एक तरह से जो मालिक थे, वो छत्रपति शाहूजी महाराज थे जिसको प्रिजनर बना लिया गया था। और उन्होंने एक और सेंटर बना दिया कोल्हापुर में, किसने, राजा राम की वाइफ जिनका नाम था ताराबाई, क्योंकि अपने बेटे को वो चाहती थी कि जाहिर सी बात है वो साम्राज्य वो संभाले।
लेकिन जब औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, और औरंगजेब की डेथ के बाद जो बहादुर शाह मुगल एम्परर बनते हैं, उन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज को क्या किया, रिलीज किया। रिलीज करने के बाद जो है, जब छत्रपति शाहू जी महाराज आए और सतारा आके देखा कि एक नया सेंटर कोल्हापुर है, तो फिर सतारा और कोल्हापुर के बीच में एक सिविल वॉर शुरू हो गई। और वहां पर जो छत्रपति शाहू जी महाराज का साथ दिया जिन्होंने, उनको हम बोलते हैं पेशवा। यहाँ से जो पेशवाई बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन यहाँ से पेशवाई का डोमिनेंस शुरू होता है। तो यहाँ पर पेशवा जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज का साथ दिया और डिफीट किसको किया, डिफीट किया ताराबाई को। तब जाके फिर यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट होता है। ये शॉर्ट में जो स्टोरी मैंने समझाई है, आइए इसको लॉन्ग फॉर्म में विद डिफरेंट फैक्ट, डिफरेंट डेट्स, जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो समझते हैं। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले 1630 to 1680, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप जानते हैं, जाहिर सी बात है। इनके जीवन में इंस्पिरेशन का सोर्स क्या रहा, इनकी मॉम जीजाबाई, इनके टीचर जिनका नाम था दादाजी कौंदेव, एंड सूफी सेंट पीर शेख याकूब, गुरु रामदास तुकाराम भक्ति सेंट, एंड हजरत बाबा ऑफ द रत्नागिरी, रामायण द महाभारता। ये सब इनके जीवन के सोर्स थे। साथ में इन 1637 ही इनहेरिटेड द जागीर ऑफ द पूना की जागीर रखते हैं। फर्दर ही आल्सो कैप्चर्ड रायगढ़, कोंडाना, टोमा, खानदेश, मालवा रीजन एंड फोकस ऑन द बिल्डिंग फोर्स। मेजर इवेंट्स इनकी लाइफ के कौन कौन से थे, इनको क्रोनोलॉजी में यूपीएससी से पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 1647 में इन्होंने रायगढ़ में फोर्ट बनाया था। 1654 में इन्होंने कैप्चर किया था रीजन अलोंग द कोंकण कोस्ट एंड रेडेड द पोर्टुगीज सेटलमेंट। 1657 मोरोपंत तिम्बरकर पिंगले को पेशवा बनाया किसने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। 1660 में ही लॉस्ट पुणे टू औरंगजेब, औरंगजेब से लड़ते लड़ते उन्होंने पुणे को लॉस्ट किया 1660 में, लेकिन उनका रिएक्शन ये था कि उन्होंने 1664 को प्लंडर किया सूरत को। साथ में 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होगी, जहां पर छत्रपति शिवाजी टू सरेंडर 23 आउट ऑफ 35 फोर्ट्स। साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज टेकन टू आगरा बाय द औरंगजेब एंड प्लेस्ड अंडर द हाउस अरेस्ट। आफ्टर हाउस अरेस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से स्केप करते हैं। स्केप करने के बाद वो निकलते हैं। साथ में अगर आप देखें 1670 में एक बैटल भी हुई थी, जिसके ऊपर मूवी भी है तानाजी के ऊपर। तो एक बैटल ऑफ सिंडिकेट हुआ था कोंडाना, सिंघड़ कोंडाना, तानाजी मालसुरे वर्सेस उदय भान राठौर के बीच में होता है, जहां पर तानाजी डिफीट भी होते हैं। 1674 में बैटल ऑफ सालहेर डिफीटेड द मुगल आर्मी, छत्रपति शिवाजी ने मुगल आर्मी को हराया। एंड 1674 में कोरोनेशन होता है एट द रायगढ़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है। आइए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो यूपीएससी पूछ सकता है उससे समझते हैं। लैंड रेवेन्यू, यहाँ के दो टर्म है, चौथ एंड सरदेशमुखी। यूपीएससी सवाल पूछ सकता है चौथ एंड सरदेशमुखी से, इंटरेस्ट लेता है इन सब चीजों में। चौथ का मतलब क्या होता है कि जो भी रेड होती थी तो हम प्लंडर करते थे मराठास, तो रेड ना करें इसलिए अपने आप 1/4 जाके आके पे कर देना। और चौथ के ऊपर एक चीज और लगती थी, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी का मतलब है 10% एडिशनल लैंड रेवेन्यू विच वॉज हेरिडेटरी claimed by the Marathas, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा सा, but now as a part of the Mughal, yes, now collected in the Maratha kingdom, not collected in the Maratha kingdom, Maratha kingdom से नहीं करते थे, जाहिर सी बात है, but in the neighboring territories of the Mughal empire और the Deccan Sultanate, वहां पर रेड करते थे। अगर वो लोग चौथ एंड सरदेशमुखी देंगे तो वहां रेड नहीं करेंगे। अपने मराठा साम्राज्य का मान लो टेरिटरी है और एडिशनल टेरिटरी जो होती थी बाहर, जहां पर उनका कंट्रोल मराठास का नहीं होता था, वहां रेड करते थे, वहां से चौथ एंड सरदेशमुखी लेके आते थे। अगर आपको रेड को अवॉइड करना है तो चौथ एंड सरदेशमुखी पे करते रहो। इस तरह से चीजें चलती थी। साथ में अगर मिलिट्री देखें, ऑफिसर्स सर ए नौबत, पंच हलारी एंड नैक, ये ऑफिशियल्स थे। साथ में अगर आप देखें किलहादा फोर्ट इंचार्ज को बोलते हैं। यूपीएससी बहुत ढेर सारे टर्म देता है, मैं इन सब चीजों को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यूपीएससी टर्म देता और पूछ लेता है सवाल। जैसे यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि बताइए अष्टप्रधान ऑफ दी छत्रपति शिवाजी महाराज हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड एनी मिलिट्री कमांड्स बिसाइड द सिविल ड्यूटीज। ये जियो साइंटिस्ट 25 का पेपर है। पेशवा, अमात्या, सुमंता, पंडित राव। अब ये नहीं बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि यूपीएससी जो टर्म पूछे तो आपको पता हो। तो किलहादा फोर्ट इंचार्ज को बोलते थे। बिलो हिम फोर्ट वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ द 3 ऑफिशियल्स ऑफ द इक्वल रैंक, जिसको हम सबनिश, करदादार एंड सरे नौबत बोलते थे। सरे नौबत, यस। मवली क्या थी, या मावली, जो भी आप बोलना चाहें, माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, माफ कीजिएगा। ये फुट सोल्जर्स को हम मावली बोलते थे। बरेग एंड सिल्हादार ये कैवलरी है। बरेग का मतलब है इक्विप्ड एंड पेड बाय द स्टेट, एंड सिल्हादार का मतलब है मेंटेन्ड बाय द नोबल्स। नेवी एंड इट्स ऑफिशियल्स भी थे साथ में अष्टप्रधान में कौन कौन था? पेशवा, जो कि कहते थे इंचार्ज ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इट्स लाइक, समझो इस बार, इट्स लाइक जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के नीचे कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर पूरा काम करते हैं, सबको संभालते हैं। प्रेसिडेंट साहब जो है ऊपर रहते हैं, यस। रियल पावर
प्राइम मिनिस्टर के पास है, नॉमिनल पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट। हर चीज जो होती है प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। तो एक समय ये ऐसा ही समझिए आप कि किंग जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज, ये किंग है। किंग के नीचे कौन होगा, पेशवा होंगे, पेशवा होंगे। वो पेशवा पूरा काम, पूरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। इस तरह से आपको चीजें समझनी है। तो आई होप आपको मैंने समझा दिया। किंग ऊपर होंगे और फिर पेशवा जो है उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालने के लिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। अमात्यान मजूमदार और पंत शशिर ये फाइनेंस का काम संभालते हैं। सुमंता जो है फॉरेन अफेयर्स के लिए है। किसके लिए है, फॉरेन अफेयर्स। मंत्री इंटेलिजेंस एंड पुलिस रिपोर्ट्स के लिए मंत्री। सेनापति या सरे नौबत कमांडर इन चीफ को बोलते हैं। न्यायाधीश न्याय देने वाले को लीगल मेंबर न्यायाधीश। पंडित राव वॉज फॉर द रिलीजियस मैटर, पंडित ही नाम में है पंडित राव। एंड वकिया नविस ये इंटीरियर मिनिस्टर को बोलते थे, बाद में इसको अबॉलिश कर दिया था, तो बाद में ये अबॉलिश हो गया था। यस, तो वकिया नविस इंटीरियर मिनिस्टर को बोलते थे। दीज वर दी अष्टप्रधान ऑफ दी छत्रपति शिवाजी महाराज। साथ में ही फोकस ऑन दी कमांडो एक्शंस एंड द गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है छुप छुप के मारना। पेड़ों में छुप जाते थे, फिर निकलते थे, फिर मारते थे, फिर छुप जाते थे। पहाड़ों में, सॉरी पेड़ों में कह रहा हूँ, पहाड़ों में पेड़ों में सब जगह वो छुपते थे और फिर आते थे, फिर मारते थे, आते मारते, रैप्टे मार के, चक्कू मार के, तलवार मार के, तो गुरिल्ला वॉरफेयर उसको बोलते हैं। यानी ये कहीं प्लेन जगह पर, यहाँ जहाँ पे प्लेन लैंड है वहाँ पर नहीं हो सकता, जहाँ पर माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, जहाँ पर ये छुप के आप वार कर सकते हैं, वहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर हो सकता है। ऑल द वॉर होर्सेस बिलोंग्स टू द स्टेट एंड पीजेंट्स ऑल्सो टुक पार्ट इन द fighting. That was the administration, military administration and the land revenue. Yes. Next, post Chhatrapati Shivaji Maharaj death, there was conflict within the family between the Raja Ram and the Chhatrapati Sambhaji Maharaj. तो छत्रपति संभाजी महाराज अब थ्रोन पे आएंगे या राजा राम आएंगे, इस पर कॉन्फ्लिक्ट था। एंड लेटर छत्रपति संभाजी महाराज ने कमान संभाली। और छावा मूवी आपने देखी है तो आपने यहाँ से देखना शुरू भी किया होगा, है ना। और एक सॉन्ग कितना प्यारा है, आई होप आपके मन में वो कान में सॉन्ग गुनगुना रहे हैं आप। यस बज रहा है नहीं बज रहा है, ट्यून चल रही नहीं चल रही है। यस 1681 टू 1689 इनका पीरियड कम रहा पर काम बड़े इंस्पायर्ड रहे। ही इन प्रेजेंट द राजा राम मराठा चीफ डिड नॉट सपोर्टेड द छत्रपति संभाजी महाराज। इनका निकनेम कलुषा था, इंस्टिगेटर ऑफ दिस ट्राइब। एंड ही सपोर्टेड अकबर सन ऑफ औरंगजेब को उन्होंने सपोर्ट भी किया था, अकबर को सपोर्ट किया था बिकॉज ऑफ आवर ओन गेन। लेटर गॉट एग्जीक्यूटेड इन द 1689 पोस्ट बैटल ऑफ संगमेश्वर बाय द औरंगजेब। वो आपने मूवी में देखा होगा। हिज वाइफ येशुबाई एंड सन छत्रपति शाहू जी वर मेड प्रिजनर्स। उनको प्रिजनर बना लिया गया, जाहिर सी बात है औरंगजेब के द्वारा। राजा राम उसके बाद संभालते हैं चीजों को। तो 1689 से 1700 राजा राम रेजिस्टेंस देंगे, जो मैंने आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझाई थी। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। मैंने पहले क्रोनोलॉजी आपको इसलिए समझाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उसके बाद येशुबाई और उनके बेटे छत्रपति शाहू जी महाराज को औरंगजेब ने कैप्चर करके जेल में डाल दिया, अपने पास रख लिया, बंदी बना लिया। और उसके बाद कौन संभालेगा कमान, राजा राम कमाल संभालेंगे। केम टू पावर आफ्टर द छत्रपति संभाजी महाराज, हिज एल्डर ब्रदर एंड फेस कंटिन्यूअस अटैक फ्रॉम द मुगल्स। जाहिर सी बात है, तभी तो रेजिस्टेंस मुगल्स को देते रहे ये, क्योंकि स्वराज एक थॉट है, आप थॉट को नहीं मार सकते हैं, लोगों को पकड़ के मार सकते हैं। फ्लड टू विशालगढ़ एंड देन टू सतारा। 1689 शिफ्टेड कैपिटल टू जिंजी। यस, एंड गेव हुकूमत पन्हा किंग स्टेटस टू पेशवा रामचंद्र पंत। रामचंद्र पंत पेशवा अंडर राजाराम। राजाराम के अंदर जो पेशवा थे उनका नाम था रामचंद्र पंत। एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन द फूड स्कार्सिटी, मुगल्स को बीट करना है, लोकल बिट्रेयल्स को देखना है। साथ में ही ऑल्सो रोट अज्ञापत्रा, एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्ट एंड वॉरफेयर के बारे में इन्होंने अज्ञापत्रा भी लिखा था। तो लिटरेचर को कैसे मिक्स कर सकता है, इसलिए ये चीजें मैंने आपके सामने लिख दी है। ही डाइड इन 1700 और उसके बाद इनकी वाइफ जो ताराबाई होंगी और उनके जो इन्फेंट सन होंगे जिसका नाम होगा शिवाजी II, जिनकी रेन 1700 से 1708 होगी, दे वर सपोर्टेड बाय द पेशवा। लेटर this led to the battle of खेट 1708 में। 1707 में औरंगजेब जो है रिलीज करेगा छत्रपति शाहू जी महाराज को। शाहू जी महाराज आएंगे और उसके बाद शाहू जी महाराज विद द बैकिंग ऑफ द पेशवा बालाजी विश्वनाथ, वो लड़ाई करेंगे किन से, ताराबाई से लड़ाई करेंगे और वहां पर उनको डिफीट करेंगे। यानी सिविल वॉर होगी विद इन द मराठास बिटवीन द साहू जी सन ऑफ द संभाजी एंड द ताराबाई। यस, छत्रपति शाहू जी ऑक्युपाइड सतारा एंड जेल ताराबाई। शिवाजी II सेटल्ड एट द कोल्हापुर। यही है सतारा कोल्हापुर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है। दस इमर्ज 2 पावर सेंटर एट द सतारा एंड द कोल्हापुर। दिस लेड टू द वीकनिंग ऑफ द भोसले डायनेस्टी एंड द राइज ऑफ द पेशवा। जाहिर सी बात है, जब भोसले डायनेस्टी वीक होगी तो पेशवा की पावर बढ़ेगी और यहाँ से पेशवा की पावर बढ़ती है। तो पावर सेंटर 2 में टूट गए, सतारा ब्रांच एंड द कोल्हापुर ब्रांच। सतारा ब्रांच में कौन थे, अंडर द साहू जी छत्रपति शाहू जी महाराज, जो कि 1708 से 1749 चलाएंगे। मेन पावर विद द पेशवा बालाजी विश्वनाथ। जाहिर सी बात है, यहां से डोमिनेंस शुरू होता है पेशवाई का।
तो जो पेशवाशिप, पेशवाई है, यानी यहां से पेशवाओं का, क्योंकि पेशवा की वजह से छत्रपति शाहू जी महाराज किंग बने, उनके सपोर्ट से, तो उन्होंने खूब ढेर सारी पावर किसको दी, पेशवाई को दी। तो डोमिनेंसी ऑफ द पेशवा, पुणे में पेशवा थे। 1707 साहू जी रिलीज किए गए थे। बालाजी विश्वनाथ हेल्प्ड छत्रपति शाहू जी इन फाइटिंग द सिविल वॉर एंड ही बिकेम द पेशवा एंड पेशवाशिप वाज मेड हेरिडेटरी। यहां से पेशवाशिप को भी हेरिडेटरी बना दिया और इन पेशवा ने क्या किया, मराठा स्वराज को मराठा अंपायर में टर्न कर दिया, मराठा स्वराज को मराठा अंपायर बना दिया। यस, असिस्टेड द सैयद ब्रदर्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द फर्रुखशियार। तो आपने सैयद ब्रदर्स भी सुना होगा, फर्रुखशियार भी सुना होगा, जहांदर शाह, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखशियार, ये मुगल अंपायर है। यस, एंड छत्रपति शाहू जी हैज नो सन बट सो ही अडॉप्टेड वन जिनका नाम था राजाराम। तो ये राजाराम डिफरेंट है, वो राजाराम डिफरेंट है, ये छत्रपति शाहू जी महाराज ने जो अडॉप्ट किया था वो। एंड पेशवा बिकेम मोर पावरफुल। तो एक कोल्हापुर ब्रांच थी जहां पर शिवाजी 2 रहेंगे, याद है, ताराबाई एंड शिवाजी। यस, 1700 से 1708, 1710 से 1714, सन ऑफ द क्वीन ताराबाई एंड द राजाराम। छत्रपति शामाजी 2 1714 से 1760 आके यहाँ पर रहेंगे। एंड ही ऑल्सो साइंड द ट्रीटी ऑफ वर्ना इन 1731 टू फॉर्मलाइज द 2 ब्रांचेस ऑफ द मराठास। East India Company led expedition against them in 1765 and 1792, and by 1812 British had established their paramountcy on the Kolhapur branch. This is about the whole मराठा साम्राज्य की कैसी चीजें चल रही है। आइए थोड़ा सा पेशवा के बारे में जानते हैं। पेशवाई, राइज ऑफ पेशवा। It was a post established by the Deccani Sultanate एंड द मराठास कैरिड ऑन द लेगेसी। तो ये डकनी सुल्तान ने बनाई थी पोस्ट, लेकिन मराठास ने इस लेगेसी को कंटिन्यू किया। लिस्ट ऑफ पेशवा मैं आपको दिखा देता हूं। शुरुआत हुई थी सोनोपंत दाबिर 1640 से 52, उसके बाद कुलकर्णी रांझेकर, उसके बाद त्रिम्बक पिंगले जिसको आपने देखा था छत्रपति शिवाजी महाराज के टेन्योर में जो पेशवा थे, यस, जो हमने पढ़ा था, एंड छत्रपति राजाराम के उसमें रामचंद्र पंत को भी हमने देखा था। फिर बालाजी विश्वनाथ अभी हमने देखा साहू जी के समय पर जो थे। उसके बाद बाजीराव वन आएंगे, बाजीराव के बारे में आप देखा मूवी देख रखी होगी, बाजीराव 1721 से 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहीं पर होता है, इन्हीं की टाइम पीरियड में होता है। उसके बाद माधव राव आएंगे, फिर नारायण राव आएंगे, रघुनाथ राव आएंगे, रघुनाथ राव, यस, फिर उसके बाद सवाई माधव राव आएंगे एंड बालाजी राव 2 आएंगे। 1818 तक ये रहेंगे। आई होप ये पूरा का पूरा ये पेशवा कैसे कैरिड आउट हुआ इसका पूरा टाइमलाइन आपको समझ में आ गया। बालाजी विश्वनाथ पे हम क्यों शुरू कर रहे हैं? बिकॉज यहां से ही पेशवाई की डोमिनेंस शुरू होती है और यहां से ही चीजें हेरिडिटरी बनाई जाती हैं, पेशवा को हेरिडिटरी बनाया जाता है और यहां से काफी पेशवा फोकस में रहते हैं। ब्राह्मण देशमुख एंड सुबादार ऑफ पूना एंड दे केम टू प्रोमिनेंस इन द बैटल ऑफ खेड़। जाहिर सी बात है, हेल्प्ड साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज की हेल्प की थी। डोमिनेंसी टर्न्ड कनौजी अंगरिया नेवल चीफ ऑफ ताराबाई इन हिज फेवर, इसको उन्होंने अपने फेवर में कन्वर्ट कर लिया था। एंड मेड द पोस्ट ऑफ द पेशवा हेरिडेटरी, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पेशवा की पोस्ट को हेरिडेटरी बना दिया था। ऑल्सो ही एक्वायर्ड द सनट फ्रॉम द फर्रुखशियार टू रिकॉग्नाइज छत्रपति शाहू जी एज मराठा किंग एंड परमिशन टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम द डेक्कन। इन्होंने ये भी काम किया था। लेटर हेल्प द सैयद ब्रदर इन द किलिंग ऑफ द फर्रुखशियार। लेट द फाउंडेशन ऑफ द मराठा कॉन्फिडरेंसी। व्हाट इज मराठा कॉन्फिडरेसी? देखिए, मराठा कॉन्फिडरेसी ऐसा होगा, इसको हम बोलते हैं सरंजमी सिस्टम। तो बालाजी विश्वनाथ ने एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम था सरंजनी सिस्टम। सरंजनी सिस्टम का मतलब है कि जो मराठा सरदार होंगे अपने अपने एरिया में उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। फॉर एग्जांपल ग्वालियर में शिंदे, भोसले कहाँ गए, भोसले ऑफ नागपुर, होलकर ऑफ इंदौर, गायकवाड़ ऑफ द गुजरात एंड पेशवा ऑफ द पुणे। तो पेशवा पुणे के, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, गुजरात में गायकवाड़ एंड ग्वालियर में शिंदे। तो ग्वालियर में शिंदे जीएस आप याद कर लो, नागपुर में भोसले एनबी याद कर लो एंड हाई HI याद कर लो, हाई होलकर इन इंदौर, जी गुजरात इन गायकवाड़ एंड PP पुणे में पेशवा। और ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने एरिया में डोमिनेंस शो करेंगे, अपने अपने एरिया में ऑटोनॉमी रखेंगे और उनको क्या देना पड़ेगा, बस इनको थोड़ा सा अपना पार्ट, रेवेन्यू का पार्ट इनको पेशवाई को भिजवाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडरेसी, मराठा कॉन्फिडरेसी विद इन द पेशवा एट पुणे एंड सर्विंग एज अ नेशनल लीडर, दो द पावरफुल चीफ लाइक द गायकवाड़, होलकर, शिंदे, भोसले हैड कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, उनको ऑटोनॉमी भी दी गई। एंड गिफ्टिंग ऑफ वतन एंड सरंजम्स, इसको हम बोलते हैं रेंट, संजम्स, इसी को हम बोलते हैं सरंजमी सिस्टम। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। साथ में उसके बाद आते हैं बाजीराव वन। बिलीव्ड इन द हिंदू पातशाही, ये हिंदू एम्पायर में बिलीव करते हैं। इन्होंने कैपिटल सतारा को पुणे में ट्रांसफर भी किया, शिफ्ट भी किया। एंड ही ऑल्सो एक्सपेंडेड द मराठा
मराठा, सॉरी स्पेलिंग के लिए माफ कीजिएगा, मराठा एम्पायर टू दिल्ली तक इन्होंने इसको एक्सपेंड भी किया। मेजर बैटल्स पालखेड़ वर्सेस निजाम से पालखेड़ की हुई थी, संभाजी 2 से वरना, बुंदेलखंड सपोर्टेड छत्रसाल अगेंस्ट द मोहम्मद बंगश एंड सलसत्ते एंड बसीन वर्सेस द पोर्तुगीज। यस, राइज ऑफ कॉन्फेडरेसी, गैकवाड ऑफ द बड़ौदा, होलकर ऑफ द इंदौर, सिंधियाज ऑफ द ग्वालियर, भोसले ऑफ द नागपुर एंड द पेशवाइज ऑफ द पुणे। इसका मैंने पूरा आपको मैप भी दिखा दिया। उसके बाद आएंगे बालाजी बाजीराव, जिसको हम नाना साहिब भी बोल रहे हैं, संगोला रिवोल्यूशन के पीरियड में होता है। ही ऑल्सो डिफीटेड द अलीवर्दी खान, बंगाल में अलीवर्दी खान, आपने सुना होगा कि बंगाल में अलग कर लेते हैं, वहाँ पर ऑटोनॉमी बना लेते हैं। Yes, third battle of Panipat sent his son Vishwas Rao, Sadashiv Rao Bhau and Ibrahim Khan Gardi to fight Ahmad Shah Abdali, Najib ul Dawla Rohilkhand and Sujaud Dawla Awadh। साथ में मराठा यहाँ पे लॉस्ट होंगे, क्योंकि ये बैटल जो होती है पानीपत फ्लैट एरिया है, यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं कर सकते हैं। एंड हियर कम्स द वीकनिंग ऑफ द पेशवा, और यहाँ से पेशवाई जो है वीकन होना शुरू करती है। उसके बाद माधव राव आते हैं, वो रिवाइव करते हैं मराठास को, सबड्यूशन ऑफ द रोहिलास, राजपूत, जाट एंड हैदराबाद एंड मैसूर। साथ में उसके बाद रघुनाथ राव आएंगे, ही सक्सीडेड माधव राव बट भरभई कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस एंड नारायण राव बिकेम द पेशवा। फिर नारायण राव को पेशवा बना दिया गया, किल्ड बाय दी रघुनाथ राव ने फिर इनको मार दिया। फिर रघुनाथ राव ने क्या किया, ट्रीटी साइन की है सूरत की इन 1775। ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करने की वजह से ही एंग्लो मराठा वॉर होने वाला है। तो रघुनाथ राव गए कि मुझे किंग बनना है, मुझे राजा बनना है, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलने की कोशिश करते हैं कि आप मुझे राजा बनवा दो। उन्होंने ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली, और उसके बदले में मैं आपको सलसत्ते एंड बसीन दे दूंगा इन एक्सचेंज ऑफ द हेल्प अगेंस्ट द नारायण राव के आगे, और इसीलिए नारायण राव को फिर वो मारते भी। एंड हियर स्टार्ट द एंग्लो मराठा वॉर, और इसकी वजह से एंग्लो मराठा वॉर हुआ। आइए मैं आपको एंग्लो मराठा वॉर समझाता हूं, और कुछ ट्रीटी जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड द एंग्लो मराठा वॉर, पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब हो रहा है, और यहाँ से धीरे धीरे डोमिनेंस किसका शुरू हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस शुरू हो रहा है। और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा थोड़ा ताकतवर हो रही है, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब रेगुलेट कर रही सब चीज़ों को। अपने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की रेवेन्यू जागीर जो थी वो दे दी गई थी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अगर आपने देखा हो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, जहाँ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जागीरदारी या रेवेन्यू कलेक्शन राइट भी दिए गए। यस, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होती है, जो कि मैंने अभी बताया, जहाँ पे रघुनाथ राव को क्या बनना था, पेशवा की थ्रोन चाहिए थी, नारायण राव से लड़ाई करनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी, और रघुनाथ राव ने प्रॉमिस किया कि वो सलसत्ते एंड बसीन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे, साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 6 लाख रुपीज टू EIC। और इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मराठास की वजह से लड़ाइयाँ शुरू होंगी, और यहाँ से शुरू होगा एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है 1775 से 1782। 1775 से 1782, 1705 में एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ अडास। यहाँ पर मराठा लॉस करते हैं, और फिर एक 1776 में बैटल होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की जाती है, सॉरी ट्रीटी होती है। इसी बैटल के बाद एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर बिटवीन द मराठास एंड द लेफ्टिनेंट अपटन, एंड हियर कम्स द पीस बिटवीन द मराठा एंड द EIC। बट और सूरत को और पेंशन, सूरत के एरिया को और पेंशन को रघुनाथ राव को दिया भी जाता है कि हम आपको पेंशन देंगे, आपको सूरत का एरिया भी देंगे। ऐसी ट्रीटी साइन हुई। साथ में यहाँ पर अगर आप देखें 1777 को मराठा सपोर्टेड द फ्रेंच, दस एंडिंग द ट्रीटी ऑफ पुरंदर एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ वॉर। लेकिन 1707 में एक चीज होती है कि मराठास ये सब करने के बाद कि ठीक है हम पीस मेंटेन कर लेंगे और अपना ही प्रॉमिस तोड़ देंगे, फ्रेंच को सपोर्ट करने लगेंगे कि नहीं नहीं लड़ाई करनी है, और यहाँ से ये ट्रीटी ऑफ जो पुरंदर साइन की थी उसको एंड किया जाएगा, और यहाँ से वॉर का फिर से एक्सपेंशन शुरू होगा। 1779 ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन होती है जहां पर EIC लॉस्ट अ लॉट ऑफ एरियाज एंड वॉरेन हेस्टिंग्स डिड नॉट लाइक इट। EIC बहुत ढेर सारे एरिया लॉस करता है वडगांव में बड़ा झटका पहुंचता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये कैसा हो गया। और इसके बाद बहुत बढ़िया स्ट्रगल हुआ, बहुत बढ़िया लड़ाई हुई, बहुत बढ़िया फाइट हुई, बहुत बढ़िया बैटल लड़े गए 1775 से 1782, जहां पर मराठास ने बहुत कड़ी टक्कर दी, और इसीलिए कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा, कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए। इसलिए 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है। ट्रीटी ऑफ सालबाई में बोला गया कि 20 ईयर्स तक हम आपके साथ अब लड़ाई नहीं करेंगे, नो वॉर फॉर 20 ईयर्स, पीस एंड स्टेबिलिटी रखेंगे। बसीन गिवन बैक टू मराठास, बसीन दिया गया वापस, पेंशन दिया गया रघुनाथ राव को, और बोला कि 20 ईयर्स तक अब कोई भी लड़ाई नहीं होगी। और यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था CDS 2023 में कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कंक्लूडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रीटी ऑफ सूरत, पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ द वडगांव और द ट्रीटी ऑफ सालबाई। इसका आंसर क्या है? ट्रीटी ऑफ सालबाई। इस तरह के सवाल पूछता है, इसलिए सब ट्रीटी में आपको बता रहा हूं।
आई होप समझ रहे हैं, मैं पागल नहीं हूँ। ये ट्रीटी बताने का पर्पस, इतनी ढेर सारी डेट बताने का पर्पस ये है कि अगर मराठास के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस है, इतना फोकस है, तो ये हम कुछ मिस ना कर दें, ये चीजें हम पढ़ के जाएं, क्योंकि वैसे नॉर्मली हम ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमको ये चीजें अब पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि मराठास बड़े इंपॉर्टेंट है इस बार। साथ में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू होती है आफ्टर 20 ईयर्स, तो 1775 82 में खत्म हुआ। 82 से 20 ईयर्स काउंट करेंगे तो आप 1802 तक पहुंच जाएंगे, और 1803 से दोबारा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाएगी, second Anglo-Maratha war, and this was because struggle among the Marathas was at all-time high. Balaji Rao II and Daulat Rao Scindia versus यशवंत राव होलकर। तो ये लड़ाइयां चल रही थी। अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊं, तो अगर कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो 1803 से 05 बाजी राव II थे, यस, इनकॉम्पिटेंट रूलर, एंड ही ऑल्सो इंस्टिगेटेड सरदार अमंग सीजर, ये आपस में लोगों को लड़ा रहे थे। बाजी राव II विद सिंधिया दे किल्ड द ब्रदर ऑफ होलकर, उन्होंने होलकर के भाई को मार दिया। उसके बाद क्या हुआ, होलकर ने पेशवा और सिंधिया के ऊपर अटैक कर दिया, और यहां पर एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ हदपसर। आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ हदपसर 1802, वेरी इंपॉर्टेंट। बाजी एंड सिंधिया डिफीटेड बाय दी होलकर, तो बाजी एंड सिंधिया डिफीटेड बाय द होलकर, होलकर ने दोनों को मारा। बाजीराव II escaped and take shelter with the English, बाजीराव escape करते हैं और उसके बाद किसके साथ शेल्टर लेते हैं, इंग्लिश के साथ शेल्टर लेते हैं, और वहां से साइन होती है ट्रीटी ऑफ बसीन इन 1802, और पेशवा वहां से एक्सेप्ट करते हैं सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस किसने लाया था मुझे कौन बताइएगा, और सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखिए। स्ट्रगल शुरू होती है और यहाँ पर देखेंगे बाजीराव II विद द किल्ड होलकर्स ब्रदर विथुजी एंड रैन टू EIC फॉर दी हेल्प, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। रिजल्ट सब्सिडरी अलायंस इन द ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होती है। पेशवा टू गेट हेल्प फ्रॉम द EIC, पेशवाई को हेल्प चाहिए था EIC से, इन एक्सचेंज फॉर द टेरिटरी सूरत गिवन टू EIC, नो फॉरेनर्स एक्सेप्ट इंग्लिश टू मेंटेन द रिलेशन विद द मराठास, मराठा सरदार्स कंसिडर दिस ट्रीटी एज एन इंसल्ट, और इसकी वजह से सब्सिडरी अलायंस तो वैसे भी आप जानते हैं, इसकी वजह से फिर से लड़ाई शुरू होगी। वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द दौलत राव सिंधिया प्लस रघुजी भोसले एंड लॉर्ड वेजली के बीच में अब लड़ाई होगी। आर्थर वीजली डिफीटेड रघुजी भोसले ट्रीटी ऑफ देवगांव में, एंड साथ में जनरल गैले डिफीटेड सिंधिया ट्रीटी ऑफ सुरजी एंड ट्रीटी ऑफ बुरहानपुर, यस। साथ में 1805 में एक बैटल होगी जिसका नाम है बैटल ऑफ डेंग। होलकर मेड अ ट्रीटी विद द EIC, ट्रीटी ऑफ जिसको हम बोलते हैं राजपुर घाट। इस ट्रीटी में ये बोला जाता है कि होलकर टू रिनाउंस क्लेम्स ऑफ द एरियाज, हम अपना एरियाज पे क्लेम छोड़ देंगे, एंड नॉर्थ ऑफ चंबल एंड बुंदेलखंड रीजन, यस, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। उसके बाद होगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ज्यादा कुछ नहीं रहता, पिंडारियों के बारे में होता है। 1805 टू 1818 पैसिव पीरियड है ये। 1816 में भोसले वर प्रेशराइज्ड टू साइन सब्सिडरी अलायंस, उनको प्रेसाइज किया गया। ट्रीटी ऑफ नागपुर साइन बिटवीन दी अप्पर साहिब एंड EIC, एंड अलॉन्ग विद इट EIC फोकस ऑन दी पिंडारी सप्रेशन, तो मेनली पिंडारी को सप्रेस करने के लिए शुरू हुआ ये। पिंडारी वर रिनाउंड फॉर देयर क्विक एंड सीक्रेट प्लंडरिंग, ये किया करते थे। इनके मेजर कमांडर्स जैसे कि चितू, वासिल मोहम्मद, करीम खान थे, एंड थॉमसन हिस्लॉप ने EIC के जो थे ये क्रश किया उन्होंने पिंडारियों को। करीम को सरेंडर हो गया, चीतू भाग गया, एंड वासिल जो है उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। दैट इज अबाउट द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। यहाँ पे पेशवाई बाजीराव जो II थे थॉट ऑफ गेटिंग पावरफुल, कि मैं पावरफुल दोबारा से बन जाता हूँ, एंड इवेंचुअली दैट लेड टू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आफ्टर पेशवा मिनिस्टर्स त्रिम्बाकजी किल्ड बरोडाज मिनिस्टर गंगाधर शास्त्री, और यहाँ से शुरू होगा फिर थर्ड बैटल ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। जून 1817 में डिफीटेड ऑफ द पेशवा को हरा देते हैं, ट्रीटी ऑफ पूना साइन करते हैं। साथ में नवंबर 1817 में ट्रीटी डिफीट ऑफ द सिंधिया को हराते हैं, और ट्रीटी ऑफ ग्वालियर एंड द सप्रेशन ऑफ द पिंडारियों को सप्रेस करते हैं। एंड जैन 1818 में फाइनल ब्लो लगता है, पेशवा ने होलकर को सरेंडर कर देते हैं, एंड नो मोर पेशवाशिप को अबॉलिश कर देंगे, कॉन्फेडरेसी को भी अबॉलिश कर देंगे। तो पेशवाशिप हटा दी, कॉन्फेडरेसी को हटा दिया, एंड बाजीराव II को कानपुर सेंड किया जाता है, वहां पे बिठूर में वो आराम से फिर रहते हैं। लेकिन क्यों मराठा हारे, इसका रीजन क्या है? लैक ऑफ यूनिटी एंड वीक लीडरशिप, आपस में लड़ते हैं, और जहां पर एरिया कब्जा किया वहां पर कंसोलिडेट नहीं किया। कंसोलिडेट करते तो और ज्यादा साम्राज्य होता। कोर के बाद जो चीजें एक्वायर कर रहे थे वहां से चौथ एंड सरदेशमुखी ले रहे थे, पर वो चाहते तो उसको एक्वायर करके ज्यादा बड़ा साम्राज्य बना सकते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर उनकी टेक्निक अच्छी थी, लेकिन वो माउंटेनस एरिया पे थी, फ्लैट एरिया प्लेन एरिया पे वो टेक्नोलॉजी वो स्टाइल काम नहीं करता है। साथ में उनकी मिलिट्री आउटडेटेड है, एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से ये दिक्कतें हुई। साथ में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड स्ट्रॉन्ग इंग्लिश डिप्लोमेसी बहुत थी, आपस में लड़ाने के लिए उन्होंने काम किया। उनके पास पैसा भी था,
टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी, मिलिट्री माइट भी थी, और वो लोग उन सब चीज़ों का यूज़ करके, डिप्लोमेसी का यूज़ करके उन्होंने मराठास को हराया। दैट्स वाई दी मराठास लॉस। दिस इज ऑल अबाउट मराठा इन जस्ट वन शॉट, इन जस्ट 35 मिनट्स आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट द मराठास। साथ में एक सवाल करिए, यूपीएससी ने सवाल पूछा था 1998 में, मेंबर ऑफ द छत्रपति शिवाजी अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर द फॉरेन अफेयर, पेशवा, सचिव, पंडितराव, सुमंत। इसका आंसर बताइएगा, फॉरेन अफेयर को कौन देखता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया। साथ में अगर आप देखेंगे ये जियो साइंटिस्ट 25 का पेपर, among the अष्टप्रधान of the छत्रपति शिवाजी महाराज who among the following did not hold any military commands beside these civil duties। तो जो पंडित राव थे वो रिलीजियस मैटर के लिए थे और उन्होंने बिसाइड सिविल ड्यूटीज कोई भी मिलिट्री कमांड होल्ड नहीं की थे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या पंडित राव है, और इनका आंसर क्या सुमंत है, सुमंता। यस, सुमंता इज फॉर दी फॉरेन अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई। ये वीडियो आपको मराठा अंपायर के बारे में जो भी ट्रीटी चाहिए, जो कुछ भी ज़रूरत है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, मैंने सब कुछ कवर किया है। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो इसकी पीडीएफ जो है आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद प्रिडिक्ट दी अनप्रिडिक्टेबल सीरीज 25 का एक कोर्स होगा। आपको कोर्स परचेज नहीं करना है, वहाँ पर 2 रुपये लिखा होगा, इस कोर्स की प्राइस लिखा होगा 2 रुपये, क्योंकि आपको कुछ भी ऐप में या वेबसाइट में मेंशन करना है तो कुछ प्राइस के साथ मेंशन करना होता है, वो कोर्स क्रिएट करना होता है। इसमें मैं आपको ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, 2 रुपये नहीं देना है, फिर से बोल रहा हूँ, कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर ये फ्रीली पीडीएफ अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप के डाउनलोड होने से ही मिलेगी। और इन सब का लिंक जो है, ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जाहिर सी बात है, लेकिन 1-2 बार पढ़ेंगे पूरी स्टोरी क्लियर हो गई है, किंग कौन है, पेशवा कौन है, कैसे पूरी चीज़ें हो रही थी, वो पूरी स्टोरी क्लियर हो गई है। और उसके बाद अगर आप एक बार और पढ़ लेंगे और अपने नोट्स या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स खुद से लिख लेंगे इस पीडीएफ से, तो आपके एक जगह पर नोट्स बन जाएंगे। साथ में जहाँ पर आपने मराठा साम्राज्य खुद से पढ़ा है, वहाँ पर ये जो कुछ पॉइंट्स अगर एक्स्ट्रा हों, उन पॉइंट्स को आप A4 शीट में लगा के वहाँ भी एडिशन कर सकते हैं, ताकि आपकी एक जगह पर सारी चीज़ें रहें, ताकि रिवीजन में बहुत मदद हो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैंने अपना काम कर दिया। आप पढ़िएगा ज़रूर, अच्छा बनिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, इस बार का प्री क्वालिफाई कीजिए। जय हिंद, थैंक यू, नमस्ते।